वंदियाणं तिहुवण हिंद मधुर विसद वक्काणम् अंतातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं। बहुत अच्छा। हमने ये परंपरा रखी है, हर सत्र में मंगलाचरण होगा प्राकृत गाथा का, और उसके बाद ही हम अपने इस विषय पे आगे बोलना शुरू करेंगे। आज हम मागधी प्राकृत के बारे में बात कर रहे हैं। इस सत्र में मागधी प्राकृत के बारे में आपने आदरणीय विद्वद्वर्य प्रोफेसर विजय कुमार जी से अभी उनका वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य सुना, ध्यान दिया होगा। ये भाषा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। 2-3 कारण अभी अपने आपको बताए थे, उसके आगे के महत्वपूर्ण कारण सुनिए। गंगा के उस पार और गंगा के इस पार विश्व में पहले देशों के विभाजन भी बड़ी नदियों से होते थे। भारत का मूल नाम जो है, यदि इसका नाम हिंदुस्तान प्रसिद्ध हुआ तो वह सिंधु नदी के कारण हुआ। हिंदू जाति के कारण नहीं हुआ, संप्रदाय के कारण नहीं हुआ, धर्म के कारण नहीं हुआ, बल्कि सिंधु घाटी के नाम से हुआ। सिंधु नदी के इस पार जो रहते थे वो सिंधुस्तानी, चूंकि पश्चिमोत्तर भारत में साकोहा बोलते हैं तो वो सिंधुस्तानी का हिंदुस्तानी बना है, सिंधुस्तान का हिंदुस्तान बना है। ये मूल में कोई ये ना हिंदू से मतलब है इसका, ना किसी धर्म जाति से मतलब। ये एक वास्तविकता है। इसी प्रकार जो भारतवर्ष था उसमें दक्षिण में कावेरी आदि जो नदी, कृष्णा कावेरी, वो एक विभाजक रेखाएं होती हैं। तो उत्तर भारत में बहुत बड़ी विभाजक रेखा थी गंगा। यमुना आदि बड़ी नदियां भी हैं, चंबल आदि नदियां भी हैं। एक निश्चित दूरी के बाद ये किसी न किसी नदियों में मिल जाती हैं। कोई नदी समुद्र तक अपने आप में नहीं जाती है। जो हिमालय से लेकर समुद्र तक अपना रास्ता बना के चली हो वो नदी गंगा है। इसलिए गंगा के उस पार जो था, जितना भारतवर्ष था, वो उस समय बर्मा तक जाता था, ब्रह्म देश बोलते थे उसे। तो वहां तक का जो भारत था वो सारा का सारा भारत मगध प्रांत के अंतर्गत आता था। उसमें उड़ीसा भी था, उसमें कोस्टल आंध्र भी था। उसको चोल राज्य बोलते थे। उस एक श्लोक प्रचलित है, चोल नृपस्य नगरे वासरा हरिवासरा मशकई मतकुणैश्चापी रात्र्या शिवरात्र्या। मानता हूं अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आया, पर कुछ समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। चोल नृपस्य नगरे, जो चोल देश के राजा के राज्य में वासरा हरिवासरा, कोई एक इधर उत्तर भारत मध्य देश का चला गया। तो 2-3 दिन बाद महाराज से मिलना हुआ। तो महाराज ने पूछ लिया शिष्टाचार में, और भाई परदेसी चैन से तो रहे, हमारे राज्य में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे राजाओं को उनकी बुराई कर दो, संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज क्या बात करते हो आप, चोल नृपस्य नगरे, आपके राज्य में वासरा हरिवासरा जो दिन निकलते थे वो विष्णु जी के दिन जैसे निकलते थे। अब जब जिस दिन विष्णु का जन्मदिन वगैरह कुछ हो, चाहे रामनवमी के लो, कृष्णाष्टमी के लो, ऐसे, तो उन दोनों ये लोग उपवास रखते हैं। तो हरिवासर का अर्थ होता है उपवास से रहना। तो दिन तो भूखे निकलता था, खाने पीने नहीं मिलता था, लेकिन अच्छे ढंग से कहा हरिवासर। और मस्कई मतकुणैश्चापी रात्र्या शिवरात्र्या, शिवरात्रि में जागते हैं। तो मशक माने मच्छर और मतकुण माने खटमल। इतने कि सारी रात जागते ही बीतती थी महाराज। दिन हरिवासर थे और रात्रि शिवरात्रि। तो ऐसे वो जो देश भी जो था वो इसके ही, चूंकि कोस्टल एरिया है,
वहां पर जो समुद्र के खारे पानी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें ना मच्छर काटते हैं ना कोई काटते, उनकी तो स्किन ही ऐसी हो जाती है कि उनसे लोग बच के चलते हैं। समझे ना, ये छोटे मोटे कीट पतंगे ये अपनी जान बचाते हैं। तो बाकी लोग यदि वहां पहुंच जाएं तो वहां की परिस्थितियों में जीना बहुत कठिन हो जाता। उड़ीसा था, उड़ीसा के साथ डॉक्टर साहब ने एक चीज का उल्लेख किया था, टक्क प्राकृत। ये मागधी की बोली, डू यू नो अबाउट द टक्क देश, ढाका। ये ढक्क देश था मूल में, लोगों ने उसे टक्क देश बना दिया। ढाका पहले एक नगर से पूरा एरिया पहचाना जाता था, जैसे सूरसेन एक नगर का नाम था, उससे पूरा सूरसेन प्रदेश पहचाना गया। ऐसे ही ढक्क देश, उससे पूरा उधर का जो बांग्लादेश है, ईस्टर्न बंगाल जो था, वो पूरा का पूरा ढक्क देश के नाम से पहचाना जाता था। वहां की भाषा ढक्की प्राकृत थी। और आपको बताऊं, उस प्रदेश में एक पहाड़पुर नाम का जिला है। आज भी कभी मौका लगे तो मैं जाऊंगा और कुछ लोगों को लेके जाऊंगा। बाली आजकल लोगों को लेके जाने में बड़ी समस्या होने लगी, लोगों के नखरे होने लगे, समर्पण की वृत्ति कम हो गई। परिस्थितियां भी होती हैं कभी कभी, मैं सबको दोष नहीं देता। वो पहाड़पुर इसलिए प्रसिद्ध है कि ईसा पूर्व 10,000 काल से लेकर के ईसा पूर्व शताब्दी तक, पहली शताब्दी तक वहां पर श्रमणों के गुरुकुल हुआ करते थे। एक विश्वविद्यालय था जिसमें निर्ग्रंथ श्रमण पढ़ा करते थे। 8,000 श्रमण उस एरिया में रह के पढ़ते थे। उस विश्वविद्यालय को देखने जाना है मुझे, जहां पर 8-8 हजार यहां दीक्षा लेते थे, वहां जाते थे, आगमों का अध्ययन करते थे और उसके बाद आके देश में विचरण करते थे। आगम ज्ञान के बिना आप साधुचर्या भी अकेले नहीं निभा सकते, यह माना जाता था। वहां आपके बहुत सी चीजें मिलेंगी, हम लोग भूल गए, पहचान भूल गए। उस प्राकृत में आपके आगम की चीजें मिलेंगी, क्योंकि जब वहां रह के आपके श्रवण पढ़ेंगे और यहां आके लिखेंगे तो क्या उसके तत्व नहीं आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे। तो हमें इन सबको पहचानना होगा, समझना होगा कि गंगा के उस पार का जो क्षेत्र है, जो आपको बताया था जलतोड़ी के कारण बदनाम हो गया, लेकिन उस क्षेत्र में भी बताया था ना आपको कि वहां ब्राह्मण भी मत्स्य भोजी तो है, भले ही और मांस नहीं खाए, लेकिन मत्स्य भोजी है। वहां की मजबूरियां हैं, जलवायु की, परिस्थितियों की। तो इसलिए उस माहौल में भी वहां आपके प्राकृत भाषा, उसके विभिन्न रूप और श्रवण संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये आपको जानना चाहिए। मगध की जो बोलियां हैं जिनका वर्णन भाई साहब ने किया, उनके साहित्य को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके आगम के कई शब्द मिलेंगे, उनके परिवर्तित रूप मिलेंगे। उससे पता चलेगा कि आपके आगम के ही शब्दों को वहां क्या बोला जाता था और कैसे बोला जाता था। हम लोग आधा अधूरा अध्ययन करते हैं। आजकल एक फैशन चल गया, सांस्कृतिक अध्ययन, फला ग्रंथ का होता धरता उसमें कुछ नहीं। रिसर्च के नाम पे आजकल खाना पूर्ति हो रही है। आपको बताऊं, इसी साल अब यूजीसी स्ट्रिक्ट हुई है, राजस्थान की 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी करना बैन करा दिया गया कि तुम पीएचडी कराने लायक ही नहीं, तुम इधर उधर की नकल और फालतू की बातें करते हो, ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती। मेरे पास 150 से ऊपर सब्जेक्ट हैं प्राकृत और जैन दर्शन के क्षेत्र में, ओरिजिनल रिसर्च के, जिनमें आज तक काम नहीं हुआ, पर लोगों को चल गया है खाना पूर्ति की। ऐसी करो भाई, सब थीसिस दिख जाए, 2-4 ग्रंथ पुस्तकें उठा लो और थीसिस बन जाए। इसको शोध नहीं कहते हैं, ये तो आप इस हमारी संस्कृति और विद्या के साथ प्रतिशोध कर रहे हैं। वास्तविक शोध क्या है इसका अर्थ ही नहीं पता लोग, समझ गए? तो यदि इसमें कोई वास्तविक शोध करना चाहता है तो उसके लिए पूरा मैटर और जानकारियां मेरे पास उपलब्ध है। कई ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर आज तक काम नहीं हुआ, लेकिन वो ग्रंथ उपलब्ध है। कैसे काम किया जाए
उनकी 2 घंटे में सिनॉप्सिस बनवा सकता हूं, इतना काम उन पे मैंने कर रखा है, लिखा हुआ है मेरे पास। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़े इन क्षेत्रों पे भी विचार करें, देखें, फील्ड वर्क करें। बच्चों बात नहीं, पीछे बात नहीं। समझ गए ना? तो आप लोग वास्तविक, जब मैंने मिनिस्ट्री में बात आई, मेरे से पूछा गया, तो मैंने कहा साहब प्राकृत में तो अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है, लगभग रिसर्च हुई ही नहीं है कोई आज के स्तर की प्रॉपर पूरी। हम 2 ही बुक को पढ़े जा रहे हैं, नेमिचंद शास्त्री जी की, जगदीश चंद्र जैन जी की। कोई ने और बाद में बनाने की कोशिश की, किताब तो बन गई, पर बाद में पता चला वो गूगल लेंस का कमाल था। आजकल गूगल लेंस से बन जाती है बहुत कुछ। असल में जो कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या चाहिए हमें आज के जमाने में, जिनको हम रखें, जिनको हम बताएं। मेरे पास एक बुक आई, किसी ने कहा कि साहब इसमें ये बहुत अच्छे विद्वान संत ने लिखी, इसमें बहुत अच्छा काम है। चत्तारी मंगल पाठ था भाभी जी उसमें, वो हमारे पास आया कि शुद्ध है, हमने कि बिल्कुल अशुद्ध है। कहिए तो फला ने लिखी, मैंने कहा मुझे ये मत बताओ, मैं उसमें आप लाइए पूरी बुक दीजिए, एक वाक्य पूरा शुद्ध नहीं था। नाम बहुत चल रहा था क्योंकि पदवी है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, ना किसी की निंदा करना चाहता, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि यदि अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग ऐसे चीजों को टेक्स्ट बुक बनवाएंगे, नेट और जेआरएफ में लगवाएंगे, इसका नतीजा क्या होगा? पहला नतीजा होगा आपके आचार्यों के ग्रंथ पीछे छूट जाएंगे, उनकी जगह आपने ये लगा दी। और दूसरा, प्राकृत का वह रूप सामने जाएगा जो आचार्यों ने कभी कहा ही नहीं है, उन नियमों का पालन ही नहीं। तो हम लोग छोटे सतही लोभों से बचें, प्रामाणिक कार्य करें, और उसके लिए ये आपको मैंने वर्कशॉप रखी। मुझे इतने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, कोई लाभ नहीं मिलना, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि यदि भारत सरकार ने इसको क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है तो उसकी अर्हता प्रमाणित होना चाहिए। प्राकृत में सोचना, प्राकृत में बोलना, प्राकृत में लिखना और प्राकृत को समझना, उसका बौद्धिक स्तर, प्राथमिक स्तर बनना चाहिए। उसका बेस बनाने के लिए मैंने एक कार्यशाला रखी। मुझे हर्ष है, मेरे निवेदन पर आदरणीय भाई साहब विजय जी पधारे, उन्होंने अपना गवेषणापूर्ण वक्तव्य दिया। हमें आलेख भी सब रखने ही है, जो जो विशिष्ट विद्वान आएंगे वो भी उनका हम संचित करेंगे, बाकायदा मंत्रालय में उसको प्रस्तुत किया जाएगा कि साहब इस तरह से कार्य हुआ। मैं अब चाहता हूं कि आप उस मागधी प्राकृत के बारे में जानें, जिस प्राकृत के क्षेत्र में असल में बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया था, जिस प्राकृत को उन्होंने बचपन से बोला, सुना और समझा था। महावीर के वचनों की भाषा भले ही सौरसेनी प्राकृत या अर्धमागधी कही जाती हो, लेकिन मूलतः वो जहां रहे, जहां पनपे, जहां की भाषा बोली, जहां के परिवेश से उन्होंने शब्द संपदा सीखी, वो मगध का क्षेत्र था, वो मागधी का क्षेत्र था। लिच्छवी गणतंत्र जहां था, वो लिच्छवी गणतंत्र उसी मगध प्रांत, उसी मगध क्षेत्र में था। उस मागधी प्राकृत के बारे में मैं आचार्य वररुचि के 11वें परिच्छेद के आधार पर सूत्रों से, सर को बुक नहीं दी आपने संदेश जी? नहीं, बुक आपको किट में दी होगी, किट में है नहीं है, देखो हमने हर किसी को दिलवाई है सर, हमने इसीलिए 125 बुक्स मंगवाई है। हर विद्यार्थी को, प्रतिभागी को बुक दी गई है किट में, अनिवार्य रूप से। अब मुझे जरा इसका आश्रय लेना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टैंडिंग में बोलूंगा। ये अधिकार का परिचायक सूत्र है। मागधी, आपको बताऊं, सबसे पहले शब्द से मैं परिचित हुआ था महाकवि कालिदास के रघुवंशम से।
उसमें रघु की जो पत्नी थी वह मां थी और दिलीप की पत्नी वो थी मगध से। उसमें बोलता है वो कि सा मागधी। तो हमारे गुरुजी थे जयपुर में, सब बड़े जोली थे, मजाकिया थे। तो उन्होंने कहा क्यों बालक मां गधी तो बाप कौन हुआ? मैंने कहा ऐसा नहीं है सर, ये मगध की बात है, मगध से मागध बना है, मगध से मागधी बनी है। कहते हाँ तब ठीक कह रहा बच्चा। मागधी ये नाम है कि यहां से मागधी प्राकृत का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है, वर्णन शुरू होता है। इस सूत्र का और कोई बड़ा अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ जो सूत्र है वो है प्रकृति सौरसेनी। जब व्याकरण में सूत्र में दोनों ही पद प्रथमांत हो तो और वो शुरुआत के हो तो उसका मतलब है कि वह सिर्फ परिचय है, कोई नियम या विधान नहीं। यह प्राकृत मागधी प्राकृत का कोई परिचायक सूत्र नहीं है, यह उसकी बताया गया पृष्ठभूमि कि इसकी प्रकृति सौरसेनी है। अब ये प्रकृति सौरसेनी का मतलब क्या हो? जब हम प्रकृति संस्कृतम कहते हैं तो हम विचलित होने लगते हैं कि यदि भाई प्रकृति संस्कृत है तो समानम प्राकृत भाषा संस्कृत से निकली। तो प्रकृति सौरसेनी का मतलब फिर प्रकृति मागधी प्राकृत सौरसेनी से निकली है, कैसे कह सकते आप? यदि प्राकृत भाषा संस्कृत से निकली, यह प्रकृति संस्कृतम का अर्थ नहीं है, तो प्रकृति सौरसेनी का अर्थ कैसे हो जाएगा कि मागधी प्राकृत सौरसेनी से निकली? दरअसल प्राचीन काल के जो सो कॉल्ड आपकी महाराष्ट्री भी है, ये तो पहली शताब्दी के बाद जाके महाराष्ट्र प्राकृतम प्रकृष्टम प्राकृतम विदु ये बात चली कि महाराष्ट्र माने महाराष्ट्र प्रदेश नहीं, बड़े राष्ट्र, उस पर आश्रित जो भाषा थी वो प्रकृष्ट प्राकृत थी, अच्छी प्राकृत थी। लेकिन वो कालांतर की चीज है। उसका ओल्डर फॉर्म क्या था? मैंने कल आपको बताया था, वो ओल्डर फॉर्म था सौरसेनी। प्राचीन काल में देश में 3 भाषाएं थी प्राकृत में। गंगा के उस पार पूरे राष्ट्र तक, ब्रह्मदेश तक चले जाइए, वो सारी विभिन्न उपभाषाओं के साथ मागधी चलती थी। इधर को जितने पूरे मध्योत्तर भारत में आएंगे वो सारी सौरसेनी थी, और जितना पहाड़ी क्षेत्र था वहां पर पैशाची प्राकृत थी। ये 3 प्राकृतें चलती थी। उसके नीचे जो गंगा और कृष्णा कावेरी के नीचे वो क्षेत्र लगते, वहां की भाषाएं द्राविड़ी भाषाएं हैं। उनमें यद्यपि हमारे श्रमण संघ के विहार के कारण जो आचार्य भद्रबाहु सम्राट चंद्रगुप्त के साथ गए थे, उनके प्रभाव से पूरे दक्षिण की भाषाओं में अध्यात्म और प्राकृत इन दोनों का प्रवेश हुआ। इसका प्रभाव है, इसका प्रमाण है कि जो जैन नहीं है, लिंगायत है, शैव है, वैष्णव है, और भी कई वहां के धर्मों के अनुयायी हैं, वो सब आत्मवादी बन गए। हमारे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे बीडी जत्ती, नाम सुना होगा। पूरा नाम क्या था? उल्टा सीधा मत बोला, थोड़ा चुप रहो। बीडी जत्ती क्या था फुल फॉर्म? किसी को याद है? बासप्पा दानप्पा जत्ती। बासप्पा पिता का नाम, बड़े आत्मा, जैसे आप महात्मा कह सकते हैं। दानप्पा दानी आत्मा, उनके कुल के थे। ये दोनों शब्द, ये अप्पा शब्द किसका है? प्राकृत का। तम्मा आदाहु बेसरणम अप्पाखु एवं, ये जो बोलते हैं कुंद कुंद लिखते हैं, ये मूल प्राकृत है, आत्मावाची। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या प्रभाव क्षेत्र था, कैसे चला। ये सब सौरसेनी थी। उस अर्थ में जैसे सौरसेनी के नियमों का विधान किया, उसी ढंग से मैं, उसी आधार पर मैं
मागधी के नियमों का विधान करूंगा। मतलब मागधी में और नियम नहीं होते ऐसा नहीं है, बाकी नियमों को लास्ट में लिख देंगे शेषम सौरसेनीवत। बाकी नियम है पर वो प्रयोग सौरसेनी से ज्यादा अंतर कुछ नहीं रखते, इसलिए उन्हें सौरसेनी के समान जानना। इसका अर्थ ये नहीं है कि मागधी प्राकृत सौरसेनी से निकली, पर मागधी का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, व्याकरणिक ढांचा जो है, उसका जो परिचय है वह सौरसेनी के आधार पर दिया जा रहा है, न कि अन्य किसी के आधार पर। यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी कमी क्या है, हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, हमें आधार सामग्री की जानकारी होना चाहिए। तो ये प्रकृति सौरसेनी, इसका कोई विशेष और अर्थ नहीं है, जो बताना था बता दिया। अब इसके बाद में देखिए आप तीसरे सूत्र से इसका परिचय शुरू हो जाएगा, वो है सर थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई एक बच्चे को आप इशारा कर दीजिए कि इसका अर्थ बताओ। बुक देख के कोई नहीं बोलेगा, किसी एक को भी इशारा कर दीजिए। आज मात्र तीसरा दिन है इनका व्याकरण पढ़ते हुए। कोई नीचे बुक में नहीं देखेगा, सामने देख के बोर्ड में देख के बोलना है। एक्स वाई जेड कोई भी एक खड़ा हो जाए और बोले क्या अर्थ है इसका। ममटेश श और स ऐसे नहीं होता है। शकार का अपना परिचय है, तुम इतना जानते हो। ये कौन सा शकार है? मूर्धन्य और ये दंती। हाँ, इन दोनों को तालव्य शकार होते हैं। शाबाश, बैठ जाओ। कैसे निकाला आपने? हमने एक चीज की भाई साहब, हमने उनके व्याकरणिक परिचय दे दिया कि ये षष्ठी द्विवचन है, षष्ठी के स्थान पर आदेश होगा और प्रथमा जो है वह आदेश में आएगा। ये विभक्ति ने पूरे सूत्र का अर्थ कर दिया, समझ गए? तालव्य, मूर्धन्य शकार और दंत शकार, इन दोनों वर्णों को मागधी में क्या होगा? तालव्य शकार हो जाएगा। जबकि अपने सामान्य प्राकृत में सौरसेनी कहे या महाराष्ट्री कहे, उसमें क्या पढ़ा था? ससोसा। तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार को दंत शकार हो। इसमें दोनों को ही तो आप कह सकते थे यदि प्रकृति सौरसेनी है, ध्यान दीजिए, थोड़ी बातचीत नहीं करिए। यदि प्रकृति सौरसेनी है तो प्रकृति सौरसेनी में तो अगला दंत शकार होता है, तो आप लिख सकते थे कि सोसह, दंत शकार के स्थान पर तालव्य शकार होता है, लिख सकते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि प्राकृत अकेली सौरसेनी ही नहीं है, पैसाची भी है। और पैसाची में इसका वर्णन आचार्य कर चुके हैं, इसके पिछले परिच्छेद में पैसाची, और उसमें यह होता है मूर्धन्य शकार। इसलिए दोनों के स्थान पे तालव्य शकार होगा। मागधी में यह परिचय आचार्य को देना पड़ा। ठीक है विजय जी, क्लियर हुआ? ये विजय जी हमारे मुंबई के उद्योगपति हैं मूल में, इन्हें भाषा शास्त्र इन चीजों कोई लेना देना नहीं। ये बैठे, ये उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा अपना इंडस्ट्रियल साम्राज्य चलाते हैं, लेकिन इन्हें रुचि हुई कि हम आगमों की भाषा, प्राकृत भाषा सीखें, इसलिए 10 दिन के लिए स्पेशली आए। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, केमिकल इंजीनियर है, अलग अलग उद्योग, सब पृष्ठभूमि के लोग हैं। वो सब इसलिए आए हैं कि यहाँ प्राकृत व्यवस्थित सीखने को मिलेगी, मूल से व्याकरण से सीखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? अब चाहे कोई भी शब्द हो, उसमें जिसमें शाह आएगा उसको यदि मागधी प्राकृत में हमें करना होगा तो क्या करना होगा? मूर्धन्य सा भी आएगा तो इसमें कोई ज्यादा दृष्टांतों की जरूरत नहीं, अपने आप में क्लियर है, एक बड़ा व्यापक नियम हो। नेपाल साइड में जाते हैं, साफ साफ बोलते हैं, वो वही है, वही है ना, वही है। साहब को साहब बोलते हैं। साहब जी। देखिए, एक आप तो ये कह रहे, एक मजेदार रूप हुआ
कि साहब हमारे घर में सांप जी आए हैं, तो वो सांप नहीं बोलना जानता था, सांप जी आए, सांप जी। अब वो समझ नहीं पा रहा कि सांप निकला है कि सांप आए। जो या गजेंद्र बताइए क्या अर्थ है? जा वर्ण को या हो जाता है। क्या अटपटा हुआ? आप सिखा रहे थे अभी आदेर योजा, आदि या को जा होता। आपने हमें कान पकड़ पकड़ के सिखाया कि या को जा कर दो, प्राकृत में या को जा होता है, और ये महापुरुष क्या कर रहे हैं? जा को या। कभी सोचा है ऐसा क्यों होगा? बैठ जाओ। अच्छा एक काम करिए, सामने देखिए जरा, जा या, जा या, क्या अंतर पड़ रहा है उच्चारण में? या सिर्फ इधर से कंठ से काम चल रहा है, जा में जीभ इधर पे तालु में टच कर रही है दंत पंक्ति को, तालव्य वर्ण है। जो पान खाते हैं वो जा कैसे बोले? पीक निकल जाएगी या बोल लेते हैं, पीक बची रहती। यथार्थ बता रहा हूं आपको। मैंने पूछा बंगला लोगों से, 30 दिन रहा मैं कलकत्ता, 10-10 दिन 3 बार, वहां के लोगों से स्टडी की मैंने। जो ठेठ हाथ का ठेला चलाते ना, जो तांगा जिसमें इंसान जुटता है, बैल नहीं जुटता है ना घोड़ा जुटता है, उन लोगों से पूछा, वो कहते साहब हम लोग ये फुल टाइम पान जरूर खाए, चाहे रोटी मिले चाहे नहीं, लेकिन पान चाहिए। और पान जो मुंह में रहेगा, जो लोग बिहार के खैनी खाते हैं, ये जब रहेगा तो जब मुंह में भरा होगा तो जा का उच्चारण आसान नहीं है, या का उच्चारण आसान है। इसलिए उन्होंने जा वर्ण को लौट के या बना दिया। बस ये था कि आप जो बोलते वो ये बोल रहे, ओ की जगह ए बोलेंगे। ये सूत्र भी आगे आएगा, ठीक है। ये सूत्र थोड़ा डिफरेंट है, जरा ध्यान दे के पढ़ना। चा वर्गस्य स्पष्टता, तालव्य वर्णों की स्पष्टता रहेगी। आप कहें जा भी तो तालव्य था। अरे प्रश्न करिए मेरे से, घबराया मत करिए, प्रश्नों में मुझे मजा आता है। चा छा जा झा या, ये कह रहे हैं कि चा वर्ग के वर्णों की स्पष्टता रहती है और तथोच्चारण वैसा ही उच्चारण मागधी प्राकृत में किया जाता है। ये सूत्र वैसा नहीं है कि जो कुछ नया नियम बता रहा हो। बात समझे? ये जैसे अभी आप दूसरे सूत्रों में इसमें विभक्ति वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, चा वर्ग की स्पष्टता रहती है। मतलब ये तालव्य वर्णों को अधिक स्पष्ट बोलना जानते हैं। मागधी प्राकृत वाले तालव्य वर्णों को स्पष्ट बोलना जानते हैं और तथोच्चारण वैसे ही उच्चारण करते हैं। लेकिन ये दंत की जगह तालव्य बोलते हैं, इसमें नहीं दिया। क्या बोला मैंने? जो दंती वर्ण होते हैं, ता था दा धा ना, इनकी जगह तालव्य बोलेंगे, चा छा जा झा या। कभी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। ता जीभ कहां लग रही है? दांत को, और चा जीभ लग रही है मुड़ के तालू को। मुंह का माल अंदर सुरक्षित हो रहा है। वो ये असल में जो सूत्र है ये तावर्गीय उच्चारणों के विरुद्ध है। तावर्गीय उच्चारणों को वो चा वर्ग की उच्चारण करेंगे और उसके स्पष्ट बिल्कुल साफ पता चलेगा क्या कर रहे हैं। आप कुछ मुंह में खा लीजिए, उसके बाद में बोल के देखिए, खाते हुए, चबाते हुए, मुंह में रखे हुए बोल के देखिए, तावर्ग की जगह जच्चा वर्ग ही निकलेगा।
वही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। ठीक है ना? तो अब आप प्रश्न करिए कि फिर जाको या क्यों किया उन्होंने। मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, प्रश्न नहीं करेंगे तो विषय रटन तो हो सकता है, समझंत नहीं हो सकता। मैं तो समझने का पक्षधर हूं, रटने का पक्षधर हूं। मैंने क्या कहा? ताकि जगह जा बेहतर है, तावर की जगह चावर बेहतर है, लेकिन जा की जगह या बेहतर है। जहां पर या को जा किया गया था, उस जा को पुनः या करके। क्यों? क्योंकि उन्हें उस उच्चारण में आसानी लगती। ये माने उच्चारण के वैज्ञानिकता है। उस वैज्ञानिकता को इधर चालू करो भाई, वैज्ञानिकता को नहीं जानेंगे तो ये समस्या आपको रहेगी। अब इसके बाद कुछ आदेश शुरू हो रहे हैं, उनको देखिए। हृदयस्य हडक्कः, ये डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि हृदय शब्द को इनके यहां हडक का आदेश होगा, जबकि अन्य लोगों में इसको हृदय मिलेगा। वो अलग चीज है, अभी आप समझो। सामान्यतः हृदय को हृदय मिलेगा, लेकिन ये क्या करते हैं? हडक। कामेण दज्जति उमे हड़के दस तवस्सिला अंगाल लासी पड़देवी यमंस खंडे। जब वो शकार बोलता है मृच्छकटिकम में, तो ऐसे ही बोलता है कि कामेण दज्जति में हड़के, मेरा हृदय काम से जल रहा है। अंगाल राशि पड़देवी यमंस खंडे, अंगार राशि पर पड़े हुए मांस के टुकड़े की तरह। तो वो हृदय को हडक का आदेश होता है। कुछ कुछ शब्द है जिनमें वहां की टिपिकल इमेज झलकती है। अब इसमें कोई ज्यादा व्याकरणिक वो नहीं है, सीधा सीधा आदेश है। ये षष्ठी है, ये प्रथमा है, इसकी जगह ये हो जाए। कोई वर्णांतरित नहीं किया गया, वर्णों का तो बता दिया। अब सीधे पदों का, शब्दों का बता रहे हैं कि हृदय शब्द की जगह हडक का आदेश हो जाता है। अब वापस आपने जो पढ़ा है आज सुबह, उनके कुछ अटपटा आ रहा है। पहले मेरे लिखने को क्षमा करना, ये टा नहीं है, दोनों ये आधा या है, पूरा या है। ठीक है? इस रेफ सहित या, रेफ सहित जा, ये षष्ठी विभीषण का प्रत्यय है। इन दो वर्णों के स्थान पर रेफ सहित या होगा, लेकिन द्वित्व होगा, डबल होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है पवन जी? देखो गौर से, जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं सूत्रों में कुछ फेरबदल हो रहा है। जो आपने सुबह पढ़ा है, इसी के बारे में पढ़ा, उसका थोड़ा फेरबदल हो रहा है। क्या हो रहा है कि रेफ सहित या को आपने 3-4 आदेश किए थे, ये एक आदेश कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? डबल या और रा, रेफ पहले रा है और उसके बाद डबल या है। ठीक है ना? ये आदेश करते हैं। ये इनके मागधी प्राकृत की अपनी विशेषता है। इन्होंने जैसे कार्य शब्द है, कार्यम, तो ये करेंगे कायम। उसको अनुस्वार कर देंगे, क्योंकि मां हलंत का प्रयोग तो होता नहीं है। ये एक या बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? कौन कह रहा भैया? दुर्जन, दुर्जन, इसको क्या होगा? दुय्यनो।
अब एक्चुअली जो कोई भी बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये रेफ अनिवार्य नहीं है। मागधी प्राकृत के कई रूपों में वो मिलता है द्वियणो, उसमें हर जगह रेफ नहीं। ऐसे ही कार्यम, तो उसमें कायम ये रूप भी मिलता है। कार्यम रेफ वाला रूप अनिवार्य नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत की मूल प्रकृति है कि उसमें कठिनाई को घटाया जाता है। सरलता और संक्षिप्तता ये प्राकृत की मूल प्रकृति है, बताया था आपको, इसीलिए अंतर आता है। क्ष इस संयुक्त व्यंजन वर्ण को क्ष कक्षा वाला, इसके लिए आपने खा, डबल जा कई आदेश पढ़े थे, छा भी पढ़ा था ना। अब इन्होंने कहा इसकी जगह इस्क, विसर्ग तो वो संस्कृत का है, इसकी जगह ये आदेश होगा। ये हुआ षष्ठी, ये हुआ प्रथमा, ठीक है ना। तो जैसे आप शब्द बनाए कक्ष, तो ये क्या कहेंगे? कस्क। आप बनाए तक्ष, तो ये क्या कहेंगे? तस्क। आप बनाए रूक्ष, तो ये क्या कहेंगे? रुस्क। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? इसमें बहुत ज्यादा है ही नहीं, थोड़े बहुत परिवर्तन है जो ये बता रहे, बाद में कह देंगे सेवम सेसम सौरसनी का। अब ये देखिए, एक वैसे ही महत्वपूर्ण ये आ रहा है अगला सूत्र, अस्मदा सौ हगे हके हगे अहके। विजय जी, जितनी थोथा होगा ना वो उतना ज्यादा बजेगा, और जितनी मटकी भरी होगी तो आवाज कम करती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आवाजें आती हैं, हम इनको जानते। सुनो, अस्मदा षष्ठी एक वचन, सौ सप्तमी एक वचन, हके हगे अहके, ये तीनों प्रथमा एक वचन के अलग अलग रूप हैं। एक्चुअली अस्मद शब्द जानते हैं आप, मैं हम इसी अर्थ में आता है। इस शब्द के साथ सु आने पर, सु क्या है? अभी आप लोग, अधिकांश लोग नहीं जानेंगे, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो जानते हैं कि जो शब्द रूप होते हैं उनमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो प्रत्यय सु औजस अम औजस ताभ्याम्भिस गेभ्याम्भ्यस गई ओ गसीभ्याम्भ्यस गस ओस आम गी ओस सु। ये जो प्रत्यय हैं इनमें से सौ का मतलब क्या है? प्रथमा एक वचन का प्रत्यय। क्या है? प्रथमा एक वचन का प्रत्यय। माने अस्मद शब्द के प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? मैं। भाई उसका मतलब तो यही होगा ना, मैं। तो मैं के लिए ये क्या करेंगे? हके हगे अहके तीन आदेश करेंगे। ये तीन आदेश है क्या? असल में मूल में अहम मिलता है आपके यहां, मिलता है कि नहीं? बताइए। अहमदी अहकम चकम, लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कुंद कुंद के ग्रंथों में अहकम भी मिलता है, अहम भी मिलता है, तो अहकम भी मिलता है। ये का क्या है? का एक स्वार्थिक प्रत्यय है। जैसे आप लोग राजस्थानी में रा लगाते हैं ना, ऐसे ही का प्राकृत और संस्कृत का स्वार्थिक प्रत्यय है। ठीक है। स्वार्थिक माने स्वार्थी नहीं, दे दो।
अपने ही अर्थ वाला, उससे अर्थ कोई चेंज नहीं होता। नॉर्मली प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द का अर्थ चेंज होता है, लेकिन इसमें कोई अर्थ चेंज नहीं होता। तो जो इसमें के और गे है और ये भी के है, ये तीनों क्या है? स्वार्थिक प्रत्यय। मूल इसका अहम की जगह अहकम बनना चाहिए था। ये तीनों के तीनों अहम के रूप नहीं होके ये तीनों के तीनों अहकम के रूप है। माने वहां के लोग का स्वार्थिक प्रत्यय के बिना अपने बारे में बोलते ही नहीं। ठीक है, बैरवाजी समझ में आ रहा जो मैं बात कह रहा हूं? सर कोई एक शब्द बता रहे भैया, बता रहे। अभी तो दृष्टांत तक पहुंचने तो दो। अभी तो मैं सूत्र का ही अर्थ कर रहा हूं, दृष्टांत तक पहुंचा कहां हूं, समझे ना? तो वो क्या है, एक तो ये मान लीजिए कि अहम का नहीं है, वास्तव में वहां प्रयोग जो चल रहे हैं वो अहकम के चल रहे हैं, का स्वार्थिक प्रत्यय वाले चल रहे हैं। ठीक है ना? अब ये जो का स्वार्थिक प्रत्यय वाले हैं, इनमें ये दो रूप हैं। एक में का को का रखा गया, दूसरे में का को गा कर दिया गया। ये ठेठ स्वर श्रेणी का प्रभाव है। स्वर श्रेणी में का को गा होता है, समझ गए ना? ये है स्वर श्रेणी का प्रभाव, ये उनके मागधी का मूल रूप। और ये जो अहके क्या है, इन दो में आका लोप किया गया है। इन दो में इस आका लोप किया गया है। वो सूत्र अलग है, लेकिन वो हुआ है और इसमें आका लोप नहीं हुआ। टेक्निकली तीनों एक ही हैं। टेक्निकली तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं। समझ रहे आप? तो आपको डीपली समझना है, प्रॉपरली समझना है। अब आप कहें कि जैसे हगे गच्छामि, हके पढ़ामी और अहके लिहामी। अब बताओ बैरवा जी, आपको क्या नया बताऊं? वही के वही रह गए। तो भाई ये तो क्रियापद से तो आपने वाक्य में पहचाना, अन्यथा है तो वही। तो ये प्रयोग मागधी प्राकृत के हैं, जो आप अहम करते थे और अहकम करते थे। इन दो की जगह ये तीन प्रयोग मागधी प्राकृत में मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो, अतः यदि तो लुक्च, अतः इद एतौ लुक च, ये जो अतः में षष्ठी है, ये है अकारांत शब्दों के। समझे? अतः माने इसलिए नहीं है विकास जी, अकारांत और अतः अकारांत शब्दों के। इसके पैरेलल इधर पहुंच जाइए, षष्ठी सोह, सू का या सू के स्थान पर क्या होगा? इद एतौ लुक। तीन प्रयोग आएंगे, ई भी आएगा, ए भी आएगा और लोप भी होगा। अब पहले अकारांत शब्द ढूंढिए। मान लो राम अकारांत है, प्रकृति में भी ऐसी कैसे चलता है। अब राम अकारांत शब्द जो है, इसके प्रथमा एक वचन का आप सुप्रत्यय लाए। प्रथमा एक वचन का रूप बनाना है, ठीक है ना? तो इस सु की जगह कहीं तो कर देंगे राम ई या रामी, कहीं कर देंगे रामे,
और कहीं रहेगा राम। ये तीनों प्रथमा एक वचन के रूप है राम शब्द के। सामान्य स्वरसेनी प्राकृत में बनेगा रामो। स्वरसेनी प्राकृत में या महाष्टी प्राकृत में क्या बनेगा? रामो। अभी आप शब्द रूप पढ़े नहीं ना, तीसरे परिच्छेद में है, चौथे पांचवें परिच्छेद में आएंगे शब्द रूप, तो वहां आप समझेंगे कि जो आपका बनता था रामो, उसको ये क्या बना रहा है? रामी, रामे, राम। तीन तीन प्रयोग करेंगे। किसमें? प्रथमा एक वचन माने राम जाता है, ये प्रयोग करना है यदि, तो क्या बनाएंगे? रामी गच्छति, रामे गच्छति, राम गच्छति। तीनों रूप मिल जाएंगे। ज्यादा प्रभावी ढंग से आप जब सीखेंगे, जब आपको शब्द रूप इसके पढ़ाएंगे ना चौथे पांचवें परिच्छेद में, तो आप ज्यादा प्रभावी सीखेंगे। क्योंकि वो नहीं पढ़े और सीधे यहां आ गए, तो थोड़ा सा बेस कम होने से आपको परेशानी लग रही है। अन्यथा बड़ा स्पष्ट, कहीं कोई डार्कनेस नहीं। हमें जल्दी करना है, सर का भी सुनना है, मैं इसमें विशेष वक्तव्य। इक्तांतात, संदेश तुम पढ़ा लिखा है बेटा, तुम बता इसका अर्थ क्या है? पंचमी का अर्थ होता है कि इसके बाद, तो इसलिए त और अंत होने से, इसके मतलब इनके बाद में होने पर बैठ जाओ, फेल हो गए। और तो आशा किससे करूं? यही पढ़ा था प्राकृत प्रकाश, इसने भी मुझे धोखा दे दिया। एकता जो एक प्रत्यय है, भूत कृदंत का प्रत्यय, समझे ना? ये भूत कृदंत का प्रत्यय है। तो भूत कृदंती एकता प्रत्यय के अंत से लास्ट में ऊंचा, ऊ का प्रयोग अकार की जगह उकार का प्रयोग मिल जाए। वो करते थे क्या? कदो, गदो, कदम, गदम, ये एकता प्रत्यय के प्रयोग। ये क्या करेंगे? कदू, गदू, ये ऐसे प्रयोग। इच्छा माने वो भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये मागधी प्राकृत की विशेषता है। जागते रहो, बताऊंगा। दरअसल क्या है, हमने छलांग लगा के आगे आए ना, तो कुछ बेस की कमी होने से कई लोगों को थकान लग रही है, एकदम ग्रास्प नहीं हो रहा। पहले ये समझ लो, अभी कृदंत आपको पढ़े ही नहीं। कृदंत माने जो क्रिया की जगह प्रयुक्त तो होते हैं, कार्य तो क्रिया का करते हैं, लेकिन जिनके रूप शब्द रूपों की तरह चलते हैं उनको कृदंत कहते हैं। या तो वो अव्यय होते हैं या शब्द रूप होते हैं, ठीक है ना? तो जैसे आपने करते मया कार्यम अकरोत, ये संस्कृत का हो गया, ठीक है? अम्मे हिम कज्जम कार्य। अब ये सब आपको समझ में से नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो क्रिया रूप शब्द रूप आपने पढ़े ही नहीं, पढ़ेंगे अगले 2 दिन में, ठीक है ना? तो मैंने कार्य किया, चलो हिंदी तो समझ में आ रही ना। अब मैंने कार्य किया, इसके लिए भूतकाल के क्रिया रूप की जगह आप प्राकृत में, संस्कृत में करते हैं कृतम, प्राकृत में करते हैं किदम, लेकिन इसमें कर देंगे क्यू या क्यूम। बस ये अंतर, ये इतनी सी चीज बता रहे हैं। एकता प्रत्यय के अंत में ऐसा प्रयोग कर देंगे, कहीं कहीं इसकी जगह की दऊ भी हो जाएगा।
सब रूप मैंने पढ़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? आप लोगों को दिख रहा है ना? ये परिच्छेद द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो आज हो रहा है तो हो रहा है, समझ गए ना? हाँ दू भी बनेगा क्या आप? हाँ बनेगा, वो तो जैसे ऊ है तो दू भी बन जाएगा। अंत्य स्वर को ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना? और सर पिछले सूत्र वाले तरह में किदी किदे ये भी बनेंगे? ये क्या है? एक मिनट, ये क्या है? कृदंत। इक्तांतात, ये कृदंत है और वो सब सामान्य शब्द रूप थे, समझ गए ना? अब चूंकि शब्द रूपों की तरह ही कृदंत के रूप बनते हैं, इसलिए चा से उनका ग्रहण हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र मूल में कह रहा है कि ये इस मागधी प्राकृत की विशेषता है कि इसमें ऊ होगा। ये ऊ शब्द रूपों में नहीं हो रहा था, समझ गए? लड्डू मत मांगिए श्रीमान, है नहीं मेरे पास। अरे ऐसे विषय को बिना जगाते हुए हंसाते हुए पढ़ाना कोई खेल है क्या? अच्छे अच्छे सो जाए। देखो, गसो हो वा दीर्घत्वम च। पहले गसो समझो क्या है। गस क्या है? गस क्या है? अरे प्रत्यय तो है भले आदमी, पूरा परिचय दो। गस ओस आम, षष्ठी एक वचन का प्रत्यय, पूरी बात बोलो। तो मतलब षष्ठी एक वचन के प्रत्यय की जगह प्रत्यय को हो आदेश होता है। कैसे होता है? वा विकल्प से होता है। अभी आधा ही अर्थ किया मैंने। हो आदेश होता है और कैसे होता है? विकल्प से होता है, ठीक है ना? फिर दूसरी चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लो। जैसे रामस्य, ये षष्ठी एक वचन का रूप था, तो इसकी जगह क्या बनाएंगे? राम हो। राम हो पुत्तम, आप क्या लिखते हैं? रामस्य पुत्तम। लवणंकुशो या अंकुशो रामस्य, रामस्य पुत्तम, पुत्तो, समझ गए ना? ऐसा प्रयोग करेंगे जो पुत्तो। ये क्या कर रहे हैं? रामस्य की जगह राम हो। अभी अपन सूत्र का अर्थ कर ले। और साथ में क्या कहा? दीर्घत्वम च। दीर्घत्वम माने इस जो शब्द है उसको दीर्घ भी हो जाएगा, माना रामा हो, माने राम हो भी होगा और रामा हो भी होगा, देव हो भी होगा, देवा हो भी होगा। लेकिन वो रूप क्या है? देवस्य, बालस्य। बाल को बालस्य की जगह बाल हो, बाला हो, देव हो, देवा हो, राम हो, रामा हो। समझ गए? क्लियर हुआ? अदीर्घा संबुद्धौ, उल्टा कर दो, संबुद्धौ अदीर्घा। यदि संबोधन, ठीक है ना, सप्तमी एक वचन का संबोधन का रूप होने पर अदीर्घा, उसमें दीर्घ नहीं होगा। यदि वही संबोधन का अष्टमी जो बोलते हैं ना,
संबोधन कारक, उसका रूप होगा तो उसमें शब्द ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसमें दीर्घ नहीं होगा। समझ गए? तो दीर्घ कहां होता है, एक वचन में कि बहुवचन में? कहां होता है दीर्घ? बहुवचन। तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि एक वचन में इन्होंने दीर्घ किया ही नहीं था। पॉइंट समझ गए? कि जो संबोधन का बहुवचन होगा उसमें सामान्यतः दीर्घ होता है, हे राम हे रामा, लेकिन यहां पर दीर्घ नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है? चिट्ठस्य चिष्ठः, जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, चिट्ठ, चिट्ठ ये तिष्ठ का रूप है, बैठो, चिट्ठ। अब ये जो चिट्ठ है, इसमें चिट्ठ की जगह चिष्ठ, ये मूर्धन्य सकार वाला रूप इन्होंने कहा। लेकिन क्षमा करना, मैं आचार्य मेरे सामने नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। चिष्ठ वसंत श्रेणी है, चिष्ठ याद आ रहा है? चिष्ठ, वो चिष्ठ या चिष्ठ, जो सॉरी वो क्या कहता है शकार, वो भी तो मागधी प्राकृत बोलता, थोड़ी बहुत शाकाहारी है, पर वो तो उसी का भेद है ना। वो क्या कहता है, चिष्ठ, वो ऐसे लिखता है, लेकिन सामान्य प्राकृत मागधी में क्या बनेगा, चिष्ठ। तो जब वो तालव्य सकार का रूप बनता है तो यहां मूर्धन्य सकार क्यों दे दिया? प्रश्न तो आना चाहिए ना, कि जब तालव्य सकार का रूप बनता है, आपने शशो सा खुद कहा है, तो यहां मूर्धन्य सकार क्यों दे दिया? दरअसल ये कहीं ना कहीं संस्कृत का प्रभाव है, जिसमें मूर्धन्य वर्ण के साथ शकार भी मूर्धन्य आता है। स्टुना स्टू जो बोलते हैं ना, जो जानते हो भाई, जैसे आपको नहीं आ रहा कुछ लोगों को, सब उनको निराश नहीं होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं पुस्तक, इसमें ये सा क्यों है? क्योंकि ये ता वर्ग का है। लेकिन अष्ट, इसमें ये सा क्यों है? क्योंकि ये टा वर्ग का है। ये मूर्धन्य वर्ण है तो इसके साथ सकार भी मूर्धन्य है। ये दंत्य वर्ण है तो इसके साथ सकार भी दंत्य आएगा। और पश्चात में ये जो आया तालव्य, तो ये तालव्य वर्ण है इसलिए आया। ये शब्द तो आपको परिचित है भाई, हम इसी में उलझे रहेंगे तो नहीं आएगा समझ में, मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं इसलिए आपको परिचित शब्द दे रहा हूं। पुस्तक में ये सा क्यों आया? क्योंकि ये दंत्य वर्ण है, लितु लसानाम दंतः, तो ये तावर्ग का, तावर्ग दंत्य होता है, तावर्ग मूर्धन्य होता है, और चावर्ग तालव्य होता है। तालव्य के साथ तालव्य सकार आएगा, मूर्धन्य के साथ मूर्धन्य सकार आएगा, दंत के साथ दंत सकार आएगा। तो संस्कृत का विद्वान ये नहीं लिखेगा तो ये कैसे लिखेगा? अब बात समझ में आ गई? लिखा होगा आचार्य ने मूल में ये, क्योंकि होते ही मागधी प्राकृत में ये। लेकिन किसी ने, आचार्य ने एक अपनी फिलों में, उन्हें आदत है कि वो इस तरह लिखते हैं, तावर्ग के साथ मूर्धन्य सकार का ही प्रयोग करते हैं, वो कर दिया। फिर वो एक आदर्श बन गया कि हाँ साहब, अपवाद स्वरूप मूर्धन्य सकार का भी प्रयोग होता है। डिफरेंस समझ गए ना? छोटे छोटे प्रयोगों के कारण हम सिद्धांत बना देते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे बिल्ली छेकन विधि पढ़ी है, चौथे फेरे के बाद बहू की, लड़की की मां बोली, अरे रुक जा पंडित, पहले एक बिल्ली लाओ, उस पर एक टोकरी रखेंगे, उस पर मैं बैठूंगी, तब पांचवा फेरा होगा। क्यों?
मेरे समय में भी यही हुआ था। उसकी अम्मा बोली, अरे बावड़ी काय को हरकतें कर रही है। बिल्ली निकलती, कोई अशुभ मानता तो बिल्ली आती दिखी तो झट से मैंने टोकरी ढक के उसमें बैठ गई थी ताकि अशुभ ना हो जाए। तुमने उसे शादी की विधि मान लिया। तो ये सब बड़ा तमाशा है। चलो 2-3 सूत्र और हैं और कुछ नहीं है, फिर डॉक्टर साहब को सुनेंगे हम। क्रिय मृंग माम इक्तस्य डः क्रिय मिंग मृंग, ठीक है ना। तो क्रिय धातु, मृंग धातु और ये इनमें गमाम है। एक्चुअली ये मगमाम नहीं है, ये गमाम है, ठीक है ना। 3 धातु है, वो बीच का गैर छूट गया मेरे से। तो जब हम सोच रहे थे बहुवचन क्यों दिया आचार्य ने, जब 2 ही है तो बहुवचन क्यों दिया। तो क्रिय धातु करने के अर्थ में, मृंग धातु खोजने के अर्थ में, और गम धातु जाने के अर्थ में। इन 3 धातुओं के साथ जब इक्ता प्रत्यय, भूतकाल के कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो उस इक्ता को डा आदेश हो जाएगा। जैसे गम धातु का गत बनता है इक्ता प्रत्यय में, तो गतो गदो ये प्राकृत में चलेगा, ये संस्कृत है, ये प्राकृत है। ये क्या करेंगे, गडो, और गडो तो करेंगे नहीं क्योंकि इनके ओ तो होता नहीं अंत में, तो ये क्या करेंगे, गडे। गडे भावे अभावे, याद आ रहा है, मृच्छकटिकम, भाव तो अभाव को प्राप्त हो गए। आप लोगों को भी बताया था, एक दिन बताया था ना। तो ये है इस सूत्र का काम। कृतः कदो कड़े, ये संस्कृत सामान्य प्राकृत और मागधी प्राकृत। गम गतः ये तो बता ही दिया। कृतः मृंग मृता, सॉरी ये खोजने के अर्थ में नहीं, मरने के अर्थ में है, मृय मरणे। मृतः मदो या मिदो, और ये मिदे। मिडे या मडे। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, क्या होता सामान्य में क्या होता है और इसमें क्या होता है, इतना अंतर दिया और कुछ नहीं दिया, ठीक है। इक्त्वा जो प्रत्यय है ये भूत कृदंत का नहीं बल्कि संबंध कृदंत का प्रत्यय है। जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, समझ गए ना, इन अर्थों में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, समझ गए ना। तो उसको समय सार आदि में आपको मिलता था सुनी दूण सुनकर, जानी दूण जानकर, ये प्रत्यय सुने थे। अब इसकी जगह ये मागधी में करेंगे तो क्या करेंगे, सुनी दाणी, जानी दाणी। अब क्लियर हो गया क्या कह रहा, समझ में आ गया, क्योंकि ये आपके सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो ये समझना आसान हो गया, ठीक है। अब लास्ट सूत्र लेते हैं। श्रृगाल शब्द से सियाला सियाल का,
षष्ठी एक वचन, प्रथमा बहु। अब ये बहुवचन दिया है, कायदे से इनको द्विवचन देना चाहिए था, क्योंकि संस्कृत है ना सूत्र। तो जब दो ही आदेश कर रहे हैं तो दो में बहुवचन तो प्राकृत में होता है, समझ गया। सास अकेली हो, बहुएं दो हो तो उन्हीं की चलती है, फिर सास की नहीं चलती। तो दो है तो बहुवचन होगा, समझ गया। ये तो ऐसे ही चुटकुले करते रहता हूं मैं, और कुछ नहीं। शियाला, सियाल का, ये दो आदेश श्रृगाल शब्द को होंगे। आपके यहां सियार बोलते हैं, सियार बोलते हैं ना, सियार। श्रृगाल को सामान्य प्राकृत में सियार होता है, जो आप ठेठ हिंदी में भी बोलते हैं, सियार। उसको ही ये सियाल और सियालक ऐसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ छोटे मोटे शब्दों के मामूली अंतर हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब शेषम सौर से निबत है। इस प्रकार ये मागधी प्राकृत का चैप्टर पूरा हुआ। मैंने ये चालू कर रहा हूं भाई। हेलो 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 हेलो, अरे ठीक, हाँ सुनिए, आपको मागधी प्राकृत के बारे में बताया। अब मागधी प्राकृत और पाली के कुछ और जानकारियां आदरणीय भाई साहब देना चाहते हैं आपको। मैं उनको निमंत्रित करता हूँ, कृपया वो अपनी जानकारियां हमें प्रदान करें। उसमें नहीं जाएगा, सेंटर में बैठ के देंगे सब। हाँ जी, आवाज आइए आइए तो सेंटर में था। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय शब्द, एक व्याख्या ऐसी भी है कि कभी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शब्द हो जाता है तो उसकी व्याख्या बदल जाती है। तो पाली को विस्तार देने के लिए, मागधी शब्द को विस्तार देने के लिए पाली शब्द का प्रयोग किया गया, और उसका खास करके बुद्ध वचनों के अर्थ में, क्योंकि वो सिर्फ मगध की भाषा नहीं है, वो बुद्ध वचनों की भी भाषा है। तो एक अर्थ उसका ये भी हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रीयता का शब्द धीरे धीरे छूट गया। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं सामान्य प्राकृत की और पाली की बात कर रहे हैं, मात्र सिर्फ मागधी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ समानताएं हैं, क्योंकि मुझे लगता है सायंकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समय का ध्यान है। तो दो चार विशेषताएं जो पाली प्राकृत में अभी भी समान रूप से हैं, जैसे ऋषि वाला जो री है, ऋष दीर्घ दोनों, लू ए और औ, इनका प्रयोग दोनों में दीर्घ ए और औ, दीर्घ ओ के बाद जो दीर्घ होता है, इनका प्रयोग पाली प्राकृत दोनों में समान रूप से नहीं पाया जाता। बाकी जहाँ पाया जाता है उसको हम लोग अपवाद मानते हैं, ऐसा भाषा विज्ञान मानते हैं। इसी तरह से ये ऋषि वाली जो ध्वनि है उसको आ ई उ में परिवर्तित हो जाता है, ऋषि का ईशी हो जाएगा। इस तरह के शब्द अलग अलग जगह बदल जाते हैं। विसर्ग का प्रयोग दोनों जगह नहीं होता है, ऐसे जो बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन हमको लगता कुछ होंगे। विसर्ग का प्रयोग दोनों जगह नहीं होता है। और ये आपका तालब मूर्धन्य सा की जगह दंत सा की ही होता है पाली में। तीन में से एक ही दंत सा का ही प्रयोग होता है, जो कि सामान्य प्राकृत की विशेषता है, लेकिन प्राकृत में अलग अलग तीनों सा का अलग अलग प्रयोग है। इसी तरह से ला का एक विशेष लेखन का ढंग है पाली में, रा की तरह भी लिखा जाता है, जो आज हमको मराठी में पाया जाता है। वो कन्नड़ में भी है, कन्नड़ में भी हो सकता है। इसके साथ में शब्द के अंत में जो अघोष स्पर्श है उसका या वा का आगमन है, और भी बहुत सारी पहचानें हैं जो अनियमित रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक विशेषताएं। शब्द के अंत में स्थित महाप्राण की जगह हा का हो जाना, शब्द के अंत स्थित अघोष स्पर्शों का घोष हो जाना, जो पाली प्राकृत में लगभग समान रूप से पाई जाती हैं। महाप्राण जैसे हकार का आकस्मिक आगमन या लोप हो जाना,
वर्ण प्रत्यय, शब्द का आगे पीछे हो जाना, ये दोनों में पाई जाती हैं। अब एक गाथा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं आपको परेशान करूंगा। एक दो गाथा, जैसे कुछ शब्द हैं आपके सामने पाली में, जैसे संस्कृत साक्षम, तो अभी पाली में क्या बन रहा है, सखी, और अर्धमागधी में क्या बन रहा है, सख। इस तरह से बहुत सारे बेलू शब्द, जैसे वेणु शब्द है संस्कृत में, पाली में बेलू शब्द का प्रयोग है, अर्धमागधी में भी बेलू शब्द का प्रयोग मिल रहा है। लांगल शब्द है, उसको पाली में नंगल शब्द मिल रहा है, अर्धमागधी में भी नंगल शब्द मिल रहा है। इस तरह से बहुत से शब्दों की समानता है। हमने हर प्राकृत के आधार पर कुछ दो चार शब्द देखे हैं कि एक एक प्राकृत में और पाली में कैसे कैसे समान है। अब मैं दो चार गाथाएं बता रहा हूं, देखो। जैसे प्राकृत में गाथा है, मासे मासे तू जो बालो कुशक गेड़ तू भुंजये, ना सो सखाय धम्मस्य कलम अघसी षोडशी। कि इसी के बाद में पाली में कैसे कर दिया, मासे मासे कुशक गेन है। अब यहाँ पर मासे मासे कुशक गेण, यहाँ पर है मासे मासे कुशक गेन है, बालो भुंजेत भोजनम, भुंजेत करके यहाँ पर भुंजेत कर दिया। नासो सखाय धम्मस्य कलम, यानी उसके पुण्य का जो 16वां भाग भी प्राप्त नहीं करता है, उसी को यहाँ पर कर दिया बिल्कुल वही, नासो सखाय धम्मस्य कलम अघई षोडशिम। तो यहाँ पर क्या कर दिया, अघति, अघई का क्या है, अघति, ता का यहाँ पर लोप नहीं है। ये पाली की विशेषता है। ये जो यव मदन तरला, ये जो यहाँ पर लोप का बहुत ज्यादा प्रचुरता है, वो पाली में बचा रह गया है। तो इस तरह से गाथाओं को, और बहुत सी गाथाएं भी हैं, निधाय दंड भूतेषु तथेषु थवरेषु चे, तो तसेषु को यथा रूप में है, थावरेषु भी यथा रूप में है, और इसी तरह से शब्द भूवेषु, शब्द भूतेषु, पाली में शब्द भूतेषु, एक ही जगह वहां पर ता का प्रयोग मिलता है। ऐसे बहुत सी गाथाएं आपको समान रूप से मिलती हैं। और इन इस तरह की उत्तराध्ययन सूत्र आदि में और पाली के धम्मपद आदि में जब दोनों गाथाएं जो समान रूप से, संस्कृत में भी वही मिलती हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह की बहुत, जब तीनों इस तरह की गाथाएं सामने रखोगे तो एक बहुत ही व्यवहारिक रूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से मैंने थोड़े से कुछ यहाँ पर प्रयोग, एक जो अभी संयुक्त वर्ण की आप जो बात कर रहे थे, वो यहाँ देखा हमने कि संस्कृत में उच्चारण की प्रधानता के आधार पर आपने भेद बताई, लेकिन पाली और प्राकृत में हमने या भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो पढ़ा है, वो असमान वर्ण को समान कर देना, समान, उसको आप जो भी भाषा बोलिए। जैसे धर्म शब्द है तो रेप अलग है, रा अलग है, माँ अलग है, माँ वर्ण अलग है, तो धम्म शब्द ही कर दिया। इस तरह से ये दोनों में बराबर, यानी संयुक्त वर्णों को पाली और प्राकृत में समान वर्ण कर देने की प्रचुरता है। कार्य को कय कर देना, आर और या है तो या को डबल कर देना, ये विशेषता दोनों में समान रूप से है। इसको हम उच्चारण के आधार पर कह सकते हैं, और ये इसका प्राय मुझे लगता है इसका अपवाद भी नहीं है। संयुक्त वर्णों में दोनों में इस बात को सरलता ही इसमें विशेष करके है। और इसी तरह से घोष अघोष वर्णों का जो व्यत्यय हुआ है, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरे, दूसरे का चौथा, चौथे का दूसरा, तीसरे का, ये उच्चारण में शुद्धता की दृष्टि से ऐसा किया गया है, ऐसा लोग भाषा विज्ञान मानते हैं। मुझे लगता है सायंकाल है। सबसे पहले तो मैं भाई साहब का हृदय से आभारी हूँ। और भाई साहब ने जो बता रहे थे अभी लास्ट में, सुबह के सत्र में तृतीय परिच्छेद में संयुक्त व्यंजनों को कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, कितने समीकृत होते हैं, कितने विषमीकृत होते हैं, उनके क्या कारण हैं, इसकी चर्चा सुबह हुई थी विस्तार से। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई साहब के पधारने पर यह पत्र आपके लिए सादर समर्पित करूँ। अगर इसको लेना चाहे, हाँ वो लेना चाहिए, वो लेनी पड़ेगा हमें, वो तो हमें उनको देना पड़ेगा ना। एक पीपीटी भी बनाई थी, हाँ, भारतीय भाषा समिति को देना पड़ेगा। और एक वो वैसे लेख दो सेट बनाए।
इसके नीचे कुछ मेरा देख लीजिए सर, देख लीजिए। मैं जो अपना सुबह का परिच्छेद अधूरा है दोपहर का, वो अपना कल सुबह पूरा होगा और उसके तुरंत बाद फिर अगला परिच्छेद चलेगा। ये स्वर और व्यंजन परिवर्तन पूरे हो जाएंगे, फिर शब्द रूप, धातु रूप, धात्वादेश, कृदंत, अव्यय और निपात, ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है ना? उनको आप देख लीजिए। उसको बिल के पीछे सर के साइन करवा लो, बिल के पीछे, बिल के वो मेरे से कल सुबह पूछिए। जिसको व्यक्तिगत पूछना है, मैं यहाँ सुबह 8 बजे आ जाता हूँ शार्प अपने रूम में, तो आप लोग थोड़ा जल्दी होके जिसको पूछना है वहां आइए। 8 से 9 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? और 9 के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आज अपनी कक्षा यहीं पूर्ण होती है। कल सुबह के लिए आपको आह्वान कि आप तत्पर होकर के, बिल्कुल सन्नद्ध होकर के आए और पढ़ें। अभी सब भोजन के लिए जाएंगे और उसके बाद में आज का कार्य पूर्ण हो रहा है, ऐसा आप ध्यान रखें। सभी को जय जिनेंद्र।